हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे मेरे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं आप लोग को करवा रहा हूँ 9th क्लास जो बोर्ड की एग्जामिनेशन होने वाली है अप्रैल में। इसमें जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे उसका धड़ल्ले से मैं एमसीक्यू सेशन ले रहा हूँ मेरे दोस्तों। तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा था आपको साउंड का ऑब्जेक्टिव, जिसका मैंने 2 क्लास ले चुका हूँ। आज होने वाली है तीसरी क्लास, और तीसरी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि मैं आपके लिए कौन सी किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो चलिए आइए सेशन को न लेट करते हैं और न ही वेट करवाते हैं और देखते हैं सीधे पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हम लोग कर क्या रहे थे। तो साउंड कर रहे थे, और साउंड में क्या कर रहे थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू सेशन चल रहा था। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है वो साउंड की तीसरी सीरीज है। कौन सी सीरीज है प्यारे मित्र, एक बार बताओ। तीसरी सीरीज है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है, यानी हमारे लिए स्टैंडर्ड जो साउंड लेवल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जिससे कि हमारे कानों पर असर उसका ना पड़े, यानी कि हमारे को हानिकारक ना पहुंचाए, यानी एकदम जिससे कि हम हेल्दी वेल्दी स्वस्थ रहें। वो एक क्या साउंड लेवल होना चाहिए हमारे आस पड़ोस में। तो जो साउंड लेवल होना चाहिए मेरे दोस्त, वो होना चाहिए 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री के साउंड से अगर ज्यादा साउंड के आसपास अगर आप रहते हो तो आपकी कान खराब होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो रहा है वो एक स्टैंडर्ड यानी कि ऑप्टिमम जो साउंड लेवल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, यानी कि जो स्पष्ट इको सुनना चाहते हो, यानी कि क्लियर इको। प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको। क्या होता है मेरे दोस्त, इको, है ना। इको देखो कहीं पर लिखा होगा, ये देखो इको, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इको जो हो वो मुझे स्पष्ट सुनाई दे, इसके लिए ध्वनि स्रोत तथा प्रावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस और साउंड की जो सोर्स है जहां से साउंड निकल रही है उसकी बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, जिससे कि आपको एकदम क्लियर इको सुनाई दे, इको सुनाई दे। तो उसके लिए जो साउंड सोर्स है, क्या है, साउंड सोर्स यानी कि ध्वनि स्रोत, और जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इनकी बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो होना चाहिए 17.2 मीटर। कितनी होनी चाहिए मेरे दोस्त, 17.2 मीटर। क्लियर है। अब मैं इसका हिंदी इसलिए नहीं लिख रहा हूं प्यारे मित्र, क्योंकि इसका हिंदी आपका लिखा हुआ है ना, या फिर लिख ही देता हूं। इसका मतलब होता है ध्वनि स्रोत, और इसका मतलब होता है प्रावर्तक सत्ता। क्या होता है, प्रावर्तक सत्ता। तो ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि क्लियर इको सुनाई दे, क्या सुनाई दे, क्लियर इको, यानी कि जो प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि जो है वो एकदम स्पष्ट सुनाई देना चाहते हैं, एकदम स्पष्ट सुनना चाहते हैं। तो अगर प्रतिध्वनि अगर आप स्पष्ट सुनना चाहते हैं तो दो साउंड का बीच का जो गैपिंग होना चाहिए, दो साउंड के जो बीच का जो गैपिंग होना चाहिए मेरे दोस्त, वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड का। ये भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। या फिर इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 1/10 सेकेंड का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है कि अगर स्पष्ट इको सुनाई देना चाहता है, यानी मुझे चाहिए स्पष्ट इको सुनना, मैं चाहता हूं कि एक स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुन पाऊं, तो इसके लिए दो साउंड के बीच का जो टाइमिंग इंटरवल की जो गैपिंग होना चाहिए प्यारे मित्र, वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड, या फिर बोल सकते हो 1/10 सेकेंड का होना चाहिए, तब जाकर एकदम स्पष्ट इको सुनाई आपको देगा।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.2 मीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरा सुंदर साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं, जब दो लोग आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं, तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर है? जैसे मान लो ये चुन्नू है ना, ये क्या है, चुन्नू, और ये है पन्नू। ये चुन्नू और पन्नू आपस में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो इनके बीच कितने डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए मेरे दोस्तों? तो इनके बीच जो साउंड लेवल प्रोड्यूस होना चाहिए वो 30 डीबी का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 डीबी का साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। अब देखते हैं कि कहां पर 30 डीबी लिखा हुआ है। तो 30 डीबी कहां लिखा हुआ है? ये तो 5 है, नहीं होगा। ये 10 है, नहीं होगा। ये 100 है, नहीं होगा। 30 डीबी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। अब आपको भी याद हो गया कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनके बीच का जो साउंड लेवल होती है वो कितना प्रोड्यूस होती है? तो 30 डीबी का साउंड प्रोड्यूस होता है मेरे दोस्त। नो लेट नो वेट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि डेसिमल यूनिट, डेसिमल नहीं, डेसिबल होगा। ये डेसिमल नहीं होगा मेरे दोस्त, डेसिबल होगा। डेसिबल जो है वो किसका यूनिट है? अब बताओ, लाइट की इंटेंसिटी का है, साउंड की इंटेंसिटी का है, या मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का है, या नन ऑफ द अबव? यानी कि प्रकाश की तीव्रता मापने में इसका इस्तेमाल होता है, ध्वनि की तीव्रता मापने में, या भूकंप की कांति मापने में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डेसिबल जो यूज होता है वो साउंड के लिए यूज होता है ना। यानी कि डेसिबल जो यूनिट है वो किसकी है? साउंड की इंटेंसिटी की। साउंड इंटेंसिटी यानी कि ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है ना, इसको किस में मापी जाती है? तो आप बोलोगे कि इसको मापी जाती है डेसिबल में। किसको मापे जाते हैं? डेसिबल में मापी जाती है। तो अगर पूछा जाए कि डेसिबल किसका यूनिट है तो आपको बताना है साउंड की इंटेंसिटी की, ना कि लाइट इंटेंसिटी को। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। हमें सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है। कहता है कि ध्वनि की पिच किसके पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? पिच, PITCH। ये पिच का मतलब होता है तारत्व। क्या होता है मेरे दोस्त? तारत्व। तारत्व क्या होता है जरा से इसके बारे में समझते हैं। तो तारत्व साउंड की एक ऐसी क्वालिटी है, यानी कि पिच साउंड की एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि कौन सी साउंड पतली है और कौन सी साउंड मोटी है। ये किससे पता चलता है? तो पिच से। पिच से हम लोग क्या पता करते हैं कि कौन सा साउंड क्या है? मोटा, और कौन सा साउंड क्या है? पतला। जैसे आपने सुना होगा कि लड़कों की आवाज तो लड़कों की जो आवाज होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं पतला के बारे में, तो लड़कियों की जो आवाज होती है, किसकी आवाज होती है? लड़कियों की जो आवाज होती है वो कैसी होती है? तो आप बोलोगे सर पतली होती है। अब ये जो पतला और जो मोटा होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो आप बोलना सर ये निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पे। किस पे निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पे। तो आवाज का पतला और मोटा होना किस पे निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पे। और आवाज का पतला और मोटा होना कौन बताती है? तो पिच बताती है। पिच क्या होता है? तो साउंड की एक गुण है, यानी कि क्वालिटी है, जिससे यह पता चलता है कि आवाज किसका मोटा है और किसका पतला है। और मोटा और पतला जो अंतर पैदा करता है वो कौन करता है? फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा
उसकी पिच हाई होती है, और जिसका पिच हाई होगा उसका आवाज पतला होगा। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी लेवल ज्यादा होने से पिच क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लड़कियों की जो आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होता है बेटा, हाई होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और लड़कों वाले जो आवाज होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लो होते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, लो होते हैं, यानी कि कम होती है। फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो पिच कैसा होगा मेरे दोस्त, तो पिच भी होगा हाई। पिच भी कैसा होगा, हाई होगा। और फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो पिच भी कैसा होगा, लो होगा। तो लड़कों की आवाज मोटा किसकी वजह से होता है, पिच लो होने की वजह से, या फिर बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से। लड़कियों की आवाज पतली किसकी वजह से होती है, तो पिच हाई होने की वजह से, या फिर बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से। तो ये जो तारतम्य है यानी कि जो पिच है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतने बेहतरीन अंदाज से मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि आपके सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे प्यारे मित्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि प्राश्रय वे ध्वनियां होती है जिनकी आवृत्ति होती है। अभी थोड़ा दिन पहले जो सेकेंड लेक्चर ले रहा था उसमें मैंने आपको बताया थे कि जो अल्ट्रासोनिक होते हैं वो एक ऐसे साउंड वेव होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है क्या, तो आप बोलोगे सर उसकी तो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या अधिक। तो अल्ट्रासोनिक बोलेगा तो बोलोगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और अगर इंफ्रासोनिक बोलता, क्या बोलता मेरे दोस्त, इंफ्रासोनिक, तो अगर इंफ्रासोनिक वेव बोलता तब हम बोलते कि इसका जो साउंड फ्रीक्वेंसी होगा वो 20 हर्ट्ज से कम होगा। क्या बोलते, कम होता है ना। अगर ऑडिबल बोलता, ऑडिबल साउंड बोलता, ऑडिबल साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बोलता, तब हम बोलते 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हमारी कान जो है वो आसानी से सुन सकती है। तो सारा मैं बोल दिया, है ना। इंफ्रासोनिक का जो हिंदी होता है वो होता है अवश्रव्य, अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग। और जो ऑडिबल साउंड होता है इसको बोलते हैं श्रव्य तरंगे। ठीक है। तो तीनों का तीनों एक बार फिर से मैं आपको बता दिया। तो इसकी आंसर हो जाएगा मोर देन 20,000। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति डॉट डॉट में उच्चतम, तो उच्चतम किस में होता है, आप लोगों को मैं पढ़ा रखा है दूसरे लेक्चर में। तो उच्चतम होता है ठोस में। और न्यूनतम किस में होती है, तो आप लोग को पता है गैस में। गैस में, गैस किस क्या है, तो एक वायु है। तो आंसर क्या होगा, ठोस और वायु। अब ऑप्शन देख लीजिए, ठोस और वायु कहाँ है, तो वो ठोस और वायु है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। कहता है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है। अभी मैंने बताया था ऑडिबल साउंड रेंज, आप लोग सभी को पता होगा ऑडिबल साउंड रेंज क्या होता है। तो मैंने बताया था 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अब आप लोग हजार के मतलब क्या समझते हो, तो हजार के मतलब के होता है, के का मतलब किलो, बोलो। तो हजार के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, के। तो ये कितना है 20,000, तो 20 के लिख सकते हैं कि नहीं। और ये हर्ट्ज है तो हर्ट्ज लगा दो, है ना। और ये कितना है 20 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो जाएगी 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज। तो देख लेते हैं कहां पर है, 20 हर्ट्ज से लेके 200 के, ये तो गलत है। ये 10 से ये भी गलत है। 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑडिबल साउंड रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर
20 किलो हर्ट्ज तक होती है। और ये कैसे आया मैं आप लोग को ये भी बता दिया है ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट कहता है कि ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज में किसको मापते हैं? HERTZ। हर्ट्ज में किसको मापते हैं? तो आप लोग को पता है हर्ट्ज में हम लोग फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। किसको मापते हैं मेरे दोस्त? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति को। तो आवृत्ति को हम लोग किस में मापते हैं? तो हर्ट्ज में मापते हैं। अब देख लेते हैं कहां पर दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे मित्र, मजा आ रहा है कि नहीं। तुम्हें पास करवाऊंगा एकदम तड़के में और झटके में। नो लेट नो बैट, लगाओ आग पानी में और बनाओ एमसीक्यू तूफानी में। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट, अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, एयर में पूछा गया है। तो अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में जो साउंड की जो वेलोसिटी होती है, साउंड की जो वेलोसिटी होती है, यानी कि वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। तो हवा में जो साउंड की वेग होती है, एयर का मतलब होता है हवा, तो हवा में जो साउंड का वेलोसिटी होता है वो होता है 343.2 मीटर पर सेकेंड। अब देख लो इतने के आसपास में कहां लिखा हुआ है, इतने के आसपास में कहां लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो हवा में जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो 343.2 मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। ये रहा। अब क्वेश्चन में दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसकी प्रोडक्ट? फ्रीक्वेंसी की, एंड टाइम पीरियड इज, यानी कि आवृत्ति तथा आवर्त काल का गुणनफल क्या होता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होती है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब कहता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है। तो अब देखो तो फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को क्या हो जाएगा? तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इंटू जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 1 कहां पर लिखा हुआ है हमारे ऑप्शन में? ये तो 2 है, ये तो 3 है, ये तो 4 है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब इसका जरा सा हिंदी लिख देता हूं आप लोगों को, है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, ठीक है ना, और टाइम पीरियड का मतलब होता है आवर्त काल, आवर्त काल। तो आवृत्ति और आवर्त काल का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। सोचो एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन बना सकता है, यानी कि थ्योरी को पूरा से निचोड़ निचोड़ कर मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। पूरा निचोड़ निचोड़ के प्यारे मित्र, बस आपको क्या करना है? बस मन से हल्का सा क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। अगला कहा है कि ध्वनि की चाल क्या है? v है, और आवृत्ति को हम लोग इससे लिखते हैं, तथा तरंग दैर्घ्य को हम लोग लेमडा में समझ बताओ। यानी कि हमें स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड जो वेवलेंथ है, इन तीनों का बीच का क्या बताना है? रिलेशन। तो अगर मैं इन तीनों का बीच का रिलेशन देखूं, क्या देखूं? रिलेशन। तो चलिए आइए रिलेशन को समझते हैं। हमारे गुरुदेव पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं? तो आपके जो गुरुदेव है मिस्टर निर्भय कुमार, क्या पढ़ाया है? ये वाला क्या पढ़ाया है कि जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ जो साउंड है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं कि जो ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की जो क्या होती है? चाल होती है, वो क्या होती है प्यारे मित्र? तो इसके बारे में मैं बताया था
ये होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य। वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य इनटू, है ना, गुना क्या होता है? तो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। अब बताओ ध्वनि की चाल को किससे लिखे हैं? तो ध्वनि की चाल को हम लोग इससे लिखे हैं। अच्छा, वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से लिखे हैं। लेमडा से लिखे हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम लोग भी से लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इक्वल टू होना चाहिए लेमडा इंटू क्या? फ्रीक्वेंसी। तो लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी कहां पर है? लेमडा इंटू, फिर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। वेलोसिटी इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। देखो एग्जामिनर चाहेगा तो कुछ भी बना सकता है। तो मैं भी, समझ लो मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, कि मैं भी एक एग्जामिनर हूं आपका, इसलिए मैं तरह तरह का क्वेश्चन बना के लेके आपके पास आया हूं, ताकि मेरे बच्चों को कहीं से भी घुमाया जाए तो आंसर आसानी से क्या कर पाए? दे पाए। क्या कर पाए? दे पाए। इसलिए मैं बेहतरीन बेहतरीन अंदाज का क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हमको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टी डिग्री टेम्परेचर पर साउंड की वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग बताए थे 332 प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर टी। अब बताओ मुझे कितने पर निकालना है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो वेलोसिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या निकल के आएगा? तो 332 प्लस 0.61 इंटू टी की जगह कितना रख दोगे? 25, है ना। ये एक फॉर्मूला है। किसी भी टेम्परेचर पर कितना हो डिग्री टेम्परेचर दे दे और आपको निकालना हो क्या? स्पीड ऑफ साउंड, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हो, है ना। ये आपको मैं बता रखा हूं। अब देखिए इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो 25 गुना 6 करोगे तो 150, है ना। 25 से कम 25, क्लियर है? 25 से कम 25 कितना हो गया? 5 कैरी कितना हो गया? 2। 25 छक्का 150 और 2 152। 100 कितना हो गया? 52। इतना हो गया। पॉइंट कितने अंक बाद पढ़ेंगे? 2 अंक बाद, यानी कि 15 इसमें ऐड हो जाएगा। 332 में 15 ऐड जोड़ोगे तो 332 में 15 जब जोड़ोगे तो 347.25 आएगा। 347.25, 347 पॉइंट कितना आएगा? 25 आएगा। अब देख लो 347.25 के आसपास कहां आपको आंसर दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उतना जो टेम्परेचर है उस पे अगर साउंड की वेलोसिटी पूछा जाएगा तो आंसर होगा 346। कितना हो जाएगा? 346। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कैसे निकल के आया ये पूरी बातें मैं आपको समझाया हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आज की सेवा यहीं पर क्या होता है मेरे दोस्त? समाप्त होता है। जितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते थे साउंड में, मैंने सारा प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर दिया है? बना दिया है। तो अगले सेशन में हम लोग कोई और चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।